मेल आहे आणि 36 इयर्स एज आहे. डॉक्टर आहे आणि त्याला आहे ना कंप्लेंट हायपरटेन्शन आहे म्हणजे 1 हं, महिन्यापूर्वी डिटेक्ट झालेलं आहे. हं, 170-100 बीपी होतं. तर मग हं, टुडे इको केला तर त्याच्यामध्ये माइल्ड एलव्हीएच आलेलं आहे. हं, आणि त्याला कंप्लेंट ज्या आहेत ना, हं, स्टिकी मलप्रवृत्ती आहे खूप म्हणजे जो 8 हं, 1 वर्षापासून आहे. हं, आदमान आहे, मुखशोथ आहे, उरोदाह हं, आहे आणि नेहमी प्रतिशय आणि कास म्हणजे होण्याची कंप्लेंट आहे आणि ते झाले ना, की लवकर बरे नाही होत. हं. हं, आणि पालित्य आहे आणि अँड्रोजेनिक ॲलोपेशिया जे आहे ना, त्याची स्टार्टिंग आहे त्याची. हं, आणि हं, हेतू जर बघितले ना त्याचे, तर म्हणजे अव्यायाम आहे, दिवास्वाप आहे, हं, रात्री जागरण आहे आणि हं, खूप म्हणजे लेट जेवणं आहे, घाईघाईत जेवण, हं, परत लोणचं खाण्याची जास्त सवय आहे. हं, हं, आणि अ, अजून अ, हां आणि म्हणजे चावून-चावून नाही खायचं. हं, खाण्याची सवय हं, आणि टीव्ही आणि मोबाईल बघत हं, जेवण्याची सवय आहे. हं, आणि हं, अध्यशन आहे. हं, आणि एक्झर्शन म्हणजे बाईकवर जास्त ट्रॅव्हलिंग होतं. हं, तर हे कंप्लेंट्स आहेत सर. तर हं. मग कसा विचार करायचा ह्याच्यामध्ये? हां. आणि जिव्हा सामे आणि अग्नी खूप प्रदीप्त आहे म्हणजे सारखं खायला हं, पाहिजे असतं. हं. ठीक आहे. अग्नी तीव्र आहे एकदम. हं, ठीक आहे. काय विचार बोलू? करायचा सर हां, बोलतो. ह्याच्यामध्ये? हं. माईक बंद करा तुमचा. हां, येस. हाँ, आता अभी जो इन्होंने केस बताई वो हाइपरटेंशन की है और डॉक्टर है वो खुद 170 100 तक ये रहता है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी है उनको, आदमान है, उरोदाह है, प्रतिशाय है ना? ये बार-बार रखता है और मल जो है वो स्त्यानर है, उसमें पिच्छिलता है मल में, है ना? इस प्रकार का मल है, हाँ? और अध्यशन है, विरुद्धासन है, हाँ? अलग-अलग आम निर्मित होने वाली सभी चीज़ें जो है उसमें है। बराबर है ना? इतनी है ना केस? हुँ। हां, येस सर. हाँ, अब इस केस बताने के लिए अलग-अलग एंगल है। एक तो पहले रक्तदाब जो है, इसका विचार कैसे किया जाए, वो पहले बताता हूँ। धीरे-धीरे बताता हूँ, तब तक किसी के प्रश्न हो तो हाथ ऊपर करो, हाँ? तो रक्तदाब जो है सिर्फ़ रक्तदाब का अगर विचार हमने किया जाए, तो अलग-अलग केसेस में रक्तदाब मिलता है। जैसे रक्तपित्त की संप्राप्ति हो, उसमें भी रक्तदाब मिलता है। मल प्रवर्तन की इस प्रकार की हिस्ट्री हो, तो इसमें भी रक्तदाब मिलता है। पित्तावृत्त वात है, उसमें रक्तदाब मिलता है। वात वृद्धि रहती है, उसमें रक्तदाब मिलता है। तो रक्तदाब का ही अगर विचार करना हो, तो आयुर्वेद को इस तरीके से रक्तदाब का विचार करना चाहिए। मॉडर्न में क्या है, रक्तदाब क्या है कि जो ब्लड है, रक्त है, वो जब लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उसको रक्तदाब बोला जाता है। तो प्रेशर कब बढ़ेगा, ऐसे अगर देखा जाए आयुर्वेद के हिसाब से, तो एक तो रक्त रक्त पित्त जैसी संप्राप्ति हो, मीन्स रक्त की और पित्त की मात्रा से वृद्धि हो, तो भी रक्तदाब बढ़ेगा। दूसरा जो है वात व्याधि में जो सिरा है, कंडरा है, हाँ? उसका अगर उसमें रुक्षता आ गई या फिर जो रक्त को प्रेशर एक्सर्ट करने वाला वात है, व्यान व्यान है, वो अगर बढ़ गया, तो भी रक्तदाब बढ़ेगा। तीसरा, साक्षात हृदय में अगर कुछ विकृति आ गई, तो भी रक्तदाब बढ़ेगा। चौथा, वृक्क में कुछ विकृति आ गई, तो मेद शोणित मेन प्रसादात वृक्क है, तो उससे भी रक्तदाब बढ़ेगा। तो हमें इस सभी एंगल पर विचार करना पड़ता है जब रक्तदाब का विचार आता है तब। साक्षात हृदय में विकृति है क्या, वो देखनी। रक्तपित्त जैसी संप्राप्ति है, तो वासाघृत, वासा के कल्प, इस प्रकार से विचार करना। हाँ, वृक्क में कुछ तकलीफ है, उस प्रकार से है, तो हमें शोणित और मेद इसका विचार करना। साक्षात मस्तिष्क में कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे काम, क्रोध, भयात, वायु, तो इस प्रकार की अगर चीज़ें हैं, उस प्रकार से जटामांसी फांट है, शिरोधारा है, जो कुछ है, ब्राह्मी है, उसका प्रयोग करना। तो ये सभी एंगल, वृक्क, रक्तवाहिनी, रक्त, हृदय और मस्तिष्क, ये सभी किसमें फॉल्ट है, ये देखकर जो है रक्तदाब का विचार हम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रक्तदाब जो है, ये चिंता, शोक, इससे रसधातु दूषित होता है और इससे होता है। और जो हृदय है, वो साक्षात रसधातु का स्थायी अवयव है, तो उससे वो हृदय में विकृति आ जाती है, इससे रक्तदाब हो जाता है। तीसरा जो दूसरा कारण रहता है, जो रक्तपित्त का कॉमन कारण रहता है, तीखा अचार, खट्टी-मीठी चीज़ें खाना, नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाना, इससे रक्तदृष्टि होती है, उससे। तो किससे रक्तदाब हुआ है, ये पहले देखना और उस प्रकार से चिकित्सा करना। ये पहले देखो। हाँ,
कई में क्या रहता है, अपने जो पांडु के इस प्रकार से रहते हैं पुरोरु, उस प्रकार से भी दिखते हैं, सदनम शीतकामित्वम इस प्रकार से दिखता है। तो पांडु की जन्य चिकित्सा होनी चाहिए। अत्यंबुपान करने वाले लोग रहते हैं, उनमें भी ये जो है रक्तदाब दिखता है, तो उनका अत्यंबुपान जो है वो कम करना चाहिए। उस प्रकार से रुक्ष ग्राही कल्प जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। और मस्तिष्क में जो कुछ विकृतियां हैं या फिर उस प्रकार से मानसिक कुछ कारण है, तो उस प्रकार से जो है कल्प की योजना करनी चाहिए। अब रहा बात इस पेशेंट की, जब वात पित्तानुबंधी संप्राप्ति रहती है या फिर सामवात जैसी संप्राप्ति रहती है, तो इसमें क्या होता है, आमक जो गुण है वो तीक्ष्ण है, वो उष्ण है, स्निग्ध है, इस प्रकार के गुण रहते हैं। तो क्या कभी कभार क्या हो जाता है, अग्नि पर वो आवृत्त नहीं कर पाता और अग्नि बढ़ा देता है, तो अग्नि बढ़ता है। जैसे डायबिटिक के पेशेंट, और इसमें जो झूठी भूख कहाँ है सुश्रुताचार्य ने, उस प्रकार की भूख लगती है। तो आम और निर्मिति होती रहती है, भूख भी ज़्यादा लगती है, ऐसी कंडीशन रहती है। तो देखो पहली बात तो यह है कि मल में सामता है, तो आपको जो है उसका रस पाचन करना चाहिए और मल पाचन करना चाहिए, पहली ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो खाना खाने के बाद रसपाचक देना और खाने से पहले हरितकी का चूर्ण देना, ये देना चाहिए। अब पूरी केस डिटेल होने के बाद थोड़े प्रकल्प में बदल आ जाएंगे, इससे पहले पाचन हो जाएगा उसका। दूसरी चीज, वो जो खा रहा है, वो उसका आहार विहार क्या है, तीखा खाना है ना सपना मैडम। तो उसका अगर आहार विहार यस सर। हाँ है तो वो बदलना ही चाहिए, वही पहली ट्रीटमेंट रहेगी। आप मलपाचन करोगे, रसपाचक करोगे और आहार वैसे का वैसा रहेगा तो वो नहीं होगा। उनको बोलना है टाइम पर खाना है, टाइम पर सोना है, और जो खाने की जो टाइमिंग है वो उनको पालन करनी ही करनी है। क्योंकि बार बार अगर रसदुष्टि हो जाएगी तो बार बार ये स्थायी रस धातु का अवयव जो है उसमें बिगाड़ आ जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ये सब सब आ जाता है ना। तो ये सब करना, इसीलिए रस धातु अच्छा करना, उनको बोलना पित्त बढ़ाने वाली कोई चीजें हैं वो सब दूर करना, आम निर्मिति करने वाली वो चीजें हैं सब दूर करना, मल का पाचन करना, रस का पाचन करना। ये सब पाचन किया तो ये बाकी की सभी चीजें जो है उसकी सॉल्व होने वाले हैं। सामवात जब रहता है तो आदमान आटोप ऐसे लक्षण दिखते हैं, हाँ, तो उसका पाचन करने के बाद मल ऑटोमेटिक अनुलोमित होता है। तो इस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना, बहुत ही सिंपल पाचन में ये ट्रीटमेंट सॉल्व होने वाली है, पर हेतु बंद होने चाहिए। ओके ठीक सर, है। ओके हाँ, ओके सर, थैंक यू। हाइपरटेंशन, हाँ हाइपरटेंशन का ऐसा इस प्रकार से अगर विचार अगर हमने किया, तो बहुत हर हाइपरटेंशन का पेशेंट सॉल्व हो जाता है। ठीक है। एक तो अगर रक्त पित्त की संप्राप्ति दिख रही है आपको, पेशेंट उस प्रकार के खान पान है और रक्त और पित्त, उसका अंशतः मात्रावत उनकी वृद्धि हो गई है और हाइपरटेंशन दिख रहा है, तो आप कितना भी शिरोधारा करो, कितनी भी बाकी की चीजें दो, सर्पगंधा दो, कुछ भी दो, कुछ नहीं कम होने वाला। उसकी चिकित्सा जो है वो रक्त पित्त के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। रक्त पित्त के जो हेतु है वो सब जो है उनके बंद करने पड़ते हैं, तभी हाइपरटेंशन कवर होता है। दूसरी बात, साक्षात हृदय में अगर विकृति हो उस प्रकार से हो तो शालिपर्णी सिद्ध दुग्ध व्यान व्यान काल में देना, हाँ, नहीं तो शतावरी सिद्ध दुग्ध, इस प्रकार से जो है रस धातु का ग्रहण करना। हाँ, ओजक्षय, इसमें भी बीबीती दुर्बल अभिक्षणम इस प्रकार से लक्षण दिखते हैं, हृदय स्पंदता दिखती है। तो उस प्रकार से विचार करना, कोई भी ऐसा हाइपरटेंशन केस आई हमें विचार तो सार्वदेही ही करना पड़ेगा। अगर हेतु काम, क्रोध, शोक, चिंता इस प्रकार के हेतु है तो चिंता दूर कैसे की जाए, यही ट्रीटमेंट रहेगी हाइपरटेंशन की। आप कितना भी बीटा ब्लॉकर दो, हाँ, बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, हृदय की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करेगा, पर जो चिंता है अगर वैसे की वैसी चालू रहेगी तो जिस अवयव में दृष्टि नहीं है उस अवयव की दवाई देने के बाद उस अवयव में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, है ना। तो जो हेतु है हाइपरटेंशन का वो अगर दूर किया जाए तो बहुत सी चीज़ें सॉल्व होती है। तीसरी बात, जो हाइपरटेंशन है वो 140 80 140 90 रहना चाहिए, ऐसा कुछ नियम नहीं है। हाँ, ये पहली बात ध्यान रखो, अगर वो थोड़ा ऊपर गया या फिर थोड़ा नीचे आया इसका मतलब वो रुग्ण है, ऐसी बात कोई नहीं रहती। हाँ, कई कई ऐसे पेशेंट हैं जिनके ब्लड प्रेशर जो है 180 190 तक है और वो बहुत कॉमन है उनके लिए, उनको कुछ भी तकलीफ नहीं आती। मेरे पास ऐसे पेशेंट है, डॉक्यूमेंटेड पेशेंट है कि जिसका ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक जो है 180 190 तक जाता है, उतना ही रहता है उसका, और उसने बीटा ब्लॉकर लो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लो,
कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव या फिर एसी इनिबिटर लो, उसको तकलीफ होती है ये गोलियां खाने के बाद। बहुत ही तकलीफ होती है, इसीलिए वो खाता नहीं और फिर वो चूरन लेता है। तो ऐसे भी पेशेंट है कि इनका ब्लड प्रेशर, उनका फैमिली का, उनके पापा का और फैमिली में सबका प्रेशर ज्यादा है। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि वो रुग्ण है ना? तो ये भी पैरामीटर देखना चाहिए। हमारे जो पैरामीटर है स्वास्थ्य के, उसमें पेशेंट बैठना चाहिए। हाँ, एलोपैथी के हर पैरामीटर में हर रुग्ण बैठेगा ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तो तरुण वय में ब्लड प्रेशर, बुढ़ापे में ब्लड प्रेशर, हेमंत ऋतु में ब्लड प्रेशर, शरद ऋतु में ब्लड प्रेशर, आम प्रदोषी विकार रहेंगे तब ब्लड प्रेशर, काम चिंता शोक मतलब ये रहेंगे तब ब्लड प्रेशर, वेगावरोध रहेगा तब ब्लड प्रेशर। इन सभी अवस्थाओं में ब्लड प्रेशर चेंज होता है। ठीक है? और ये हम ही बता सकते हैं। ठीक है? आयुर्वेदिक वैद्य ही बता सकता है। तो इस प्रकार से विचार करना। और ब्लड प्रेशर की चिकित्सा देना। ओके हम्म ओके सर, हाँ, थैंक यू। अभी ओके हाँ, कभी अगर समझ में नहीं आई केस तो हमें देखना क्या है, हेतु किस प्रकार से हुए हैं। हाँ, हेतु कौन से है? पित्तवर्धक हेतु है, आम आम निर्माण करने वाले हेतु है ना, विरुद्धासन जैसे हेतु है, ये सब हेतु दिख रहे हैं। तो और मल में क्या है? मल में पिच्छिलता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये साम जो कुछ है वो साम चीज है ना? तो इस प्रकार से विचार करके पहले पाचन होना चाहिए। ताकि मल जो है उसमें पिच्छिलता उस प्रकार से नहीं रहनी चाहिए। हाँ, मल अगर वो डूब रहा है पानी में इस प्रकार से है तो उसमें सामता है। हाँ, तो वो पहले दूर करनी, पाचन करना, रस पाचन उसका करना। ये पाचन करने के बाद ऑटोमेटिक बहुत लोगों का बीपी जो है नॉर्मल में आ जाता है। ऐसा है। इसमें बोलने की बहुत चीजें हैं पर हम सिर्फ अभी गाइड कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, इथे शुंठी वापरू शकतो का आपण? अगर उरोदाह है इस प्रकार से है ना, हाँ उष्ण प्राधान्यजन्य सब लक्षण है तो रसपाचक देना, पटोल देना, धमासा देना, है ना? तो इससे ओके ओके पाचन हो जाता है। तिक्त रस देना। ठीक है ना? कभी कभार ओके अगर पेशेंट नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट उस पेशेंट को संतर्पण जन्य है क्या अपतर्पण जन्य है उसमें डिवाइड कर दो। ठीक है? तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट उसको संतर्पण जन्य पेशेंट है क्या अपतर्पण, इसमें तो आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना? ज्यादा खाना खा रहा है, लंघन नहीं कर रहा है और ऐसे पेशेंट की अगर वात वृद्धि आपको दिख रही है तो ये संतर्पण जनित वात वृद्धि मीन्स परतंत्र वात प्रकोप है। इसके ट्रीटमेंट जो है वो अपतर्पण ही होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी वात प्रकोप हो। ठीक है ना? तो एटलीस्ट पेशेंट इन दोनों में तो कैटेगराइज करो कि संतर्पण जन्य है अपतर्पण जन्य है, ताकि द्रव्य सिलेक्शन आपको इजी पड़ जाएगा। बराबर है ना? अगर संतर्पण जन्य रुग्ण आपके पास आया तो उसको अपतर्पण ही करना है। कैसे करना है वो युक्ति प्रमाण, बराबर है? पर उसका फिर संतर्पण नहीं आपको करना है शतावरी कल्प दे के और अश्वगंधा दे के, है ना? 4 टाइम खाने वाला पेशेंट आया और उसको हमने शतावरी कल्प दे दिए, क्यों? क्योंकि उसको दाह लक्षण आदि है, तो ये गलत है। बराबर है ना? यस सर, यस। हाँ, ऐसे बहुत से केसेस सामने आते हैं आपके पास कि इस प्रकार से रहते हैं और द्रव्य तो यही देना है, फिर क्या करें? तो इसीलिए बाकी के जो रस है, तिक्त रस है, उसका सेवन करना। हम्म बोलो, हाथ कितने ऊपर किया है? बाद में आगे की पढ़ाई ये है हमारी, अब हाइपरटेंशन का विषय इसलिए कि जब बीटा ब्लॉकर दिया जाता है तो एक्चुअली बीटा ब्लॉकर अगर हमने दे दिया तो वो बीटा ब्लॉकर से कौन सी धातु की दुष्टि होती है, ये आगे की पढ़ाई है। तो वो बीटा ब्लॉकर से मांस शैथिल्य आता है, और इस प्रकार से फिर आगे आगे की चीजें सब आने लगती है। तो ये पढ़ाई आगे की हमें करनी चाहिए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर दे दिए तो उसकी कौन सी धातु की दुष्टि हो जाएगी बाद में, ये आगे की पढ़ाई हमें करनी चाहिए। एसी इनिबिटर दे दिए तो हमें क्या क्या होगा, इस पेशेंट के कौन से धातु दुष्ट हो जाएंगे, इसकी पढ़ाई हमें होनी चाहिए। ताकि जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो, एसी इनिबिटर हो, ये सब हम बंद करें तो एक्चुअली लक्षण कौन से उभर कर आएंगे पेशेंट के, और ये लक्षण, ये विड्रॉवल लक्षण है, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। बोला। नमस्ते सर। बोलो। माझी एक केस आहे सर। पेशंट यूके मध्ये आहे गेल्या 4-5 वर्षांपासून
आणि तिथपासून तिला त्याच्या आधीपासून हायपोथायरॉइडिझम आहे. 100 mcg ची गोळी एक सुरू एक आहे एक मिनिट सध्या. एक मिनिट हा, सर. रोहिणी दरवाजा लावून बोल. हा बोला. UK मध्ये पेशंट आहे. हा, UK मध्ये आहे सर पेशंट आणि नोन केस ऑफ हायपोथायरॉइडिझम आहे. 100 mcg ची टॅबलेट डेली घेते ती. हाइपोथायरॉइडिज्म. हाइपोथायरॉइडिज्म, हाँ सर. नहीं, हिंदी में बोलो. आणि जी सर, हाँ. हाँ. और अगर उसको वेट गेन वगैरह हुआ था सर, मे बी थायराइड की वजह से ही होगा. तो उसने डाइट किया था 6 मंथ्स के लिए, थोड़ा एग्रेसिव डाइट था. तो 6 मंथ्स में 14 to 20 kg 15 to 20 kg उसका वेट लॉस हुआ था. वेट लॉस के बाद थोड़ा सा चिड़चिड़ा, मतलब रसदुष्टि के लक्षण दिखने लगे, जैसे चिड़चिड़ापन, हड़वेपना, गिल्टी फीलिंग, ऐसे ही उसको सिम्टम्स थे. और एक घटना घटी उसके जीवन में कि उसको बच्चा हुआ, वो थोड़ा सा ऑटिस्टिक निकला. तो उसने बहुत टेंशन ले लिया पेशेंट ने. और अब फिलहाल उनको इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ ब्लैडर ऐसा सिम्टम है सर. कभी कभी पैरों के ऊपर सूजन रहती है, शोथ रहता है. उनका डाइट ऐसे वहाँ की साइड का ही है, अपने साइड का भी है, इंडियन के टाइप का. लेकिन मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें ब्रेड, चीज, पिज्जा, केक्स ऐसा रहता है. फिलहाल कुछ दिनों से उनको पित्त प्रकोप की वजह से जो वमन होता है, अम्ल, दुष्ट पित्त का वमन वैसे हो रहा है मॉर्निंग में. और मॉर्निंग स्टिफनेस रहता है आत्मान, और पूरे बॉडी में बल्कीनेस फील होता है सर. तो उसमें क्या क्या देखो, अभी तो पहले स्टेज में क्या करो, गुरुत्वम दैन्यम उद्वेगम सदनम क्षति रोचको है ना. तो अभी पहले उसको रसपाचकी दे दो. दूसरी बात जो है, ये UK में रह रहा है. हाँ, पहली बात एक ध्यान में रखो, आयुर्वेद जो है ये शास्त्र, ये भारतीयों का शास्त्र है. हाँ, भारतीयों का शास्त्र है मतलब क्या, इधर हमारी ऋतुचर्या, हमारी दिनचर्या है ना, हमारा होना रहा यहाँ सूर्यास्त, सूर्योदय, ये सभी का विचार करके आयुर्वेद शास्त्र बनाया है. इसलिए आयुर्वेद शास्त्र जो है भारतीयों को बहुत ही अच्छी तरह से सूट होता है. क्योंकि पथ्य पालन का विचार और ये सब, अग्नि का विचार, ये सब आहार्य द्रव्यों में भी और इसमें भी पालन हो जाता है. कठिनाइयाँ आती है कि फॉरेन में, कि उनका आहार ही बदलता है. पर्युषितान्न, न पर्युषितान्न बोला है, पर वो उनका खाना ही पर्युषितान्न रहता है. शुरुआत ही ब्रेड से होती है ना. यहाँ से सभी प्रॉब्लम्स हैं. तो सिम्टमेटिकली आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक कर सकते हो, पर हेतु सेवन बंद करना है बहुत कठिन रहता है. बराबर है. हमारे लिए, हमारे यहाँ अभी वसंत ऋतु है तो सूर्य संताप है, फिर कफ का विलयन होगा, फिर कफ प्रकोप होगा, ये दिखेगा, ठीक है ना. पर उनके यहाँ जो शैत्य है वो हमारे से भी कई बदतर रहेगा ज़्यादा. बराबर है. तो हमारी शीतता, हमारा शीतगुण और उधर का शीतगुण, और उधर के शीतगुण से वो उनको जो साथ में हुआ है शीतगुण, इनमें बहुत बदलाव है, फर्क है, ठीक है ना. हमारे हेमंत में जो ठंडी है वो वहाँ गर्मी है, बराबर है ना, उतनी गर्मी रहती. तो ये सब बहुत कठिन पड़ता है कि वहाँ के पेशेंट जो है यहाँ से ठीक करना. पर सिम्टमेटिकली दोषों के हिसाब से जो है द्रव्यों का सिलेक्शन करो. अभी जो दिख रहा है दोष कहाँ से बाहर आ रहे हैं, ऊपर से बाहर आ रहे हैं, बराबर है ना. यस सर. हाँ, तो उस प्रकार से उनका शोधन करो. उनको बोलो कि एक तो शमन करो, नहीं तो शोधन करो. अब शोधन कर नहीं सकते तो आप उसको रसपाचक दे सकते हो. हाँ, धमासा जैसा चूर्ण रहता है जो कफज छर्दी में आया है, हाँ, प्लेन, तो उस प्रकार का चूर्ण जो है वो दे सकते हो. बाद में ये पाचन होने के बाद जो सिम्टम दिख रहे हैं उस पर काम करो और फिर उस प्रकार से ट्रीटमेंट दो. पर कठिनाइयाँ क्या आती है, आप ट्रीटमेंट तो दोगे पर पथ्य पालन होंगे नहीं उनसे, करके भी नहीं होंगे, बराबर है ना. ये सब बहुत कठिन रहता है. हाँ, इसीलिए ये आयुर्वेद यहाँ ही करना अच्छा है इंडिया में. हाँ, आप सिद्धांतों का विचार करके प्रैक्टिस कर सकते हो प्रदेश में, पर जहाँ ऋतु ही नहीं है वहाँ क्या चर्या फॉलो करोगे, बराबर है ना. हाँ, तो ऋतुचर्या ने होगी नहीं तो दिनचर्या के क्या करोगे, है ना. ब्राह्मी मुहूर्त उत्तिष्ठ बोले, ब्राह्मी मुहूर्त होगा कब उनका, है ना. तो ये सब बहुत ही कठिनाइयां हैं, है ना. सिर्फ सिद्धांतिक रूप से सिद्धांत रन होते हैं कि शीत गुण से वात वृद्धि, उष्ण गुण से, इस प्रकार से होंगे. पर हमारे शैत्य और उनका शैत्य, इसमें फर्क है, बराबर है ना. हाँ, हम 15 डिग्री सेल्सियस को शैत्य अगर मान रहे हैं और उसमें हमें वात वृद्धि हो रही है, तो उनको वो -1 डिग्री या फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो सब चीज़ें दिखेंगी,
है ना, फर्क है ना। तो इसीलिए ठीक है, उनको बोलो दमासा ले लो, नहीं तो रसपाचक ले लो, और अभी का जो गुरुता है, दिन है, छर्दी है, उस प्रकार से जो है पाचन होना चाहिए, होने दो। हाँ, और बाद में फिर दे दो डाइट, उस प्रकार से। जी सर। आगे पूछो, एक एक करके पूछो डायरेक्ट प्रश्न। पूछो, प्रश्न पूछो। सर अभी एक पेशेंट है 38 इयर्स का, 38 साल का है लड़का। तो उसको एक ही प्रॉब्लम है कि जैसे गेहूं जब वो ले लेते हैं एक मिनट, तो उनके हाथों में 38 मेल। हाँ 38 मेल हाँ। गेहूं की कोई भी चीज जब वो लेते हैं तो उनके हाथों में छोटे जितने भी जोड़ हैं सब में सूजन और जकड़ाहट हो जाती है, जैसे आम के जो लक्षण होते हैं ना वो दिखते हैं। बराबर और है। इसके अलावा जैसे अगर वो बाजरा वगैरह कुछ भी लेते हैं तो ये दिक्कत नहीं होती, सिर्फ गेहूं में होती है। तो इसको कैसे वो करेंगे? हाँ, तो उसको सामता पहले से ही है। गेहूं जो है वो जड़ है, गुरु है ना, गुरु है, स्निग्ध है, संधानीय है, इस प्रकार से है गेहूं, बराबर है ना। तो स्थिर गुण के, गुरु गुण के और मंद गुण के ये जब पदार्थ है वो उसको तकलीफ देंगे, जिस गुण का आम भी है ना। तो आपको क्या करना है, एक तो गेहूं बंद कर सकते हो, नहीं तो गेहूं की जो चपाती है उसमें अजमोदा, नहीं तो हिंगू, हाँ, नहीं तो विश्व, इस प्रकार के कोई भी चूर्ण जो है वो गेहूं के आटे में ही डालना और उसकी चपाती बनाना। तो ये करना। और जो गेहूं है वो भर्जित गेहूं लेना, उसको गर्म करना, भाजना और फिर उसका आटा बनाकर चपाती बनाना। फिर भी गेहूं से हो रहा है तो गेहूं ही बंद करना, है ना, बराबर है ना। पर इसका आम अग्नि कम है होगा। आम निर्मिति कब होती है, एक तो आहार गुरु हो, आहार गुरु हो तो होता है, नहीं तो आहार लघु हो पर उसकी मात्रा ज्यादा हो तो होता है, नहीं तो अग्नि ही कम हो तो होता है ना। अब इसकी इस प्रकार से उसकी संप्राप्ति है, तो अग्नि बढ़ाने की कोई चीजें है वो देनी चाहिए। हाँ, उस प्रकार का अगर आम है तो वो पाचन करना चाहिए। अग्नि में अवरु तत्व है तो कफ अवरुत्त अग्नि तत्व है, तो असवरिष्ट का प्रयोग करना रहता है ना। तो उस प्रकार से असवरिष्ट का प्रयोग करो। पंचकोला सौ खाना खाने से पहले इस प्रकार से दे दो, नहीं तो भोजनाग्रे सदा पत्तम लवणम अदरकम भजेत, तो लवण और अदरक जो है वो थोड़ा ये करके खाना खाने से पहले दो। और गेहूं की चपाती खाकर देखो, उससे ठीक हो रहा है तो फिर अच्छे है, तो अग्निमांद्य ही है, तो उस प्रकार से उसका विचार करो। ठीक है। बहुत ही अग्निमांद्य रहता है तो शुंठी सिद्ध जल पीना, उससे भी बदतर अग्निमांद्य है, तो क्या करना, पानी में क्या करना, मरीच डालना। मरीच तो साक्षात अग्नि है ना। तो थोड़ा मरीच डाल के सिद्ध किया हुआ जल जो है अगर वो पिएगा इंसान जिसका अग्निमांद्य है, तो अग्नि अच्छा खासा वर्धन होता है। ठीक है। तो जो जो वातज, कफज, इस प्रकार से व्याधि है, आवृतत्व है, रक्त और पित्त को छोड़कर, इनमें जो है पिंपली का प्रयोग, मरीच का प्रयोग, अजमोदा का प्रयोग, ये सब प्रयोग जो है करने पानी में, तो उसका बहुत फायदा होता है। ठीक है, बोलो। पेशेंट को किससे तकलीफ होती है, इससे ही हमें पता चल जाता है कि देना क्या है और प्रॉब्लम क्या है ना। गुरु गुण से तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब गुरु गुण से सामता हो रही है, स्तंभ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आम निर्मिति हो रही है ना। इतने से गहू से हो रही है तो इसका मतलब अग्निमांद्य है, तो अग्नि दूर करना, अग्निमांद्य दूर करना चाहिए। ये सब ग्रहणी में लिखा है। और मरीच का प्रयोग जो है वो भी प्रवाहिके में लिखा है। और क्या बोला मैंने, अजमोदा बिजमोदा का प्रयोग जो है वो गुल्म में लिखा है। ठीक है, तो ये मेरे मन का कुछ नहीं है। सर बोला। बोला। एक गामला पित्त की पेशेंट थी,
पेशेंट है, सॉरी, 37 ईयर फीमेल पेशेंट है। उसको एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा बचपन से ही, मतलब उसको एंजाइटी और ये रहता है। मेरे पास में वो कंप्लेंट लेकर आई है एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की। मतलब कुछ भी खाती है तो उसको जी मचलाना या वॉमिटिंग जैसा, मतलब नौशिया वाला फीलिंग आता है। 3-4 महीना हो गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अभी होता है कि कुछ दिन अच्छी रहती है और फिर से कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है। एसिडिटी का दवा ले रही है 2 साल से, कौन तो सी? उसको ये लग रहा है कि टेल्मा। हाँ, तो टेल्मा कहाँ उसको एसिडिटी? हाँ, टेल्मा डी, हाँ। एक हम्म, हाँ, तो उसको लेने से उसको हम्म, तकलीफ हो रहा है, ऐसे उसका कहना है, और हम्म, नहीं लेती है तभी उसको परेशानी होती है। हम्म। तो अभी क्या दिया है एसिडिटी के लिए? मैंने उसको पहले सुश्रेकर दिया था, फिर अविपत्तिकर वगैरह चालू था, उसमें देखो, सारीवा वगैरह अम्ल डालना पित्त था। में हाँ अगर उल्टियाँ आ रही है ना, तो वमन करवाना, पहली बात। हाँ, सर, अगर लेकिन वमन डायरेक्ट कैसे करवाना, मुझे नहीं वही नहीं, थोड़ा पूछना था। सुबह हाँ, सुबह जो है उसको अगर ऐसी उल्टी आ रही है ना, तो सुबह उसको बोलना उल्टी निकाले। हाँ, पहली वो बात। निकाल रही है, हाँ हाँ, वो निकालती है। हाँ, ठीक है ना फिर। हाँ, अभी क्या करो, उनको रसपाचक और धमासा इनका प्रयोग चालू कर दो। धमासा आज बहुत बार आ रहा है ठीक है इसमें। हाँ, तो हाँ कफ पित्तानुबंधी इस प्रकार से रहती है ना संप्राप्तियाँ। हम्म। हाँ सर, वही सोच के तो ही कफ ट्रीटमेंट पित्तानुबंधी चालू जो किया। है, हाँ वो क्या करना, उसको तिक्तरस प्रदान दवाइयाँ देने की। हाँ, तो रसपटोल और धमासा इस प्रकार का भी कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो। तो कफानुबंध, ये जो विबंध है कफ और पित्त का, वो टूट जाता है। कफ का स्निग्ध गुण, द्रव गुण वो भी कम हो जाता है। पित्त का उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण ये भी कम हो जाता है, और वो एसिडिटी कम हो जाती है। फिर एक बार एसिडिटी कम होने के बाद पुनर्भव नहीं होना चाहिए, और विदाह इस प्रकार का लक्षण हो तो उसमें थोड़ा सा यष्टिमधु डालना उसमें बाद में। हाँ, तो अगर आमाशय जो व्रण हो या फिर इस प्रकार से अगर बहुत एंटासिड बहुत समय तक ले रही है, तो ये यष्टिमधु चूर्ण जो है वो उसका प्रयोग करना। फिर भी पानी सर, मुंह में आ यष्टि रहा मधु है, भी मैंने ऐड किया था फिर भी स्टार्टिंग में, पानी मतलब फिर सभी। भी हाँ। पानी अगर आ रहा है मुंह में, तो वासा का प्रयोग हम्म, करना है। वासा जो है वो वृक्ष है और शीत है, तो इस प्रकार से करना। तो मुख्य जो द्रव्य है वो पटोल, धमासा और वासा, इससे ठीक होता ही होता है पेशेंट। हम्म। लेकिन पर मुझे ये हेतु पूछना था बीच में कि अगर उसने कुछ किए तो फिर वापस से हो जाता है, क्योंकि शुक्र तत्व रहता है आमाशय में, थोड़ा सा उसका हेतु का अपेक्षा करता है व्याधि, और फिर बढ़ जाता है अम्ल पित्त। हाँ सर, वही वही तो उसको वो ब्रेक कैसे करेंगे, मतलब वो चेन हो को कैसे जाएगा ना। ब्रेक करेंगे? नहीं, अभी आपने निर्धारित नहीं करना है कि 1-2 महीने में वो ठीक हो जाएगा। जब तक चालू है तब तक दवाई देनी, क्योंकि ये कितने सालों का पित्त है ना। तो वो रसगत गया रहता है, रक्तगत गया रहता है, तो ये गतत्व पूरा का पूरा चले जाने के लिए अच्छा खासा रस धातु निर्मित होनी चाहिए, महीनों महीने होनी चाहिए। हाँ, तब जाके कुछ तो ठीक अच्छा। होने वाला है। पहले ही हम्म। अजम्पशन नहीं करना कि ये 2 महीने में होगा क्या 3 महीने से, क्यों होगा? अगर 4-4 साल का अम्ल पित्त है तो 2 महीने में कैसे आप विचार करेंगे? नहीं करोगे, है ना। तो पटोल, धमासा, वासा इसका प्रयोग युक्ति प्रमाण से करना। हाँ, ओके। ऐसा। हम्म। तो अभी उसको पंचकर्म की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे एक पूछना था कि पीरियड्स के पहले जो एकदम उसको गुस्सा आता है, ये जो हम्म। चीज है, मुझे कभी ऐसे लग रहा है कि वात रक्त जैसा भी कभी प्रेजेंटेशन देती नहीं, है कभी। उदावरता उदावरता भी होता हाँ, है ना, तो वातानुलोमन भी रहना चाहिए पेशेंट का। हम्म। वातानुलोमन तो कंटिन्यू चालू ही है सर उसका। हाँ, तो क्या, तो कुछ नहीं, बाकी की ये चीजें देखो, मानसिक लक्षण कुछ है क्या वो देखो, मानसिक भाव, घर का ये सब भी देखना है ना। हम्म। हम्म। काम, शोक, भयाद, वायु, क्रोधात पित्तम बोला है। सिर्फ क्रोध से पित्त सर्व गुण से वृद्धि होती है। क्रोधात पित्त चय नहीं बोला है ना। क्रोधात पित्तम बोला है। तो ऐसे कुछ चिंता है, क्योंकि स्ट्रेस ऐसा कुछ होगा तो भी पित्त प्रकोप हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसने आम्ल लवण ही खाना चाहिए, है ना। तो हम्म। ये भी बारीक बारीक गोष्टी रहती है, पर वो चिकित्सा में रहता है ये चीजें, है ना। आप कितना भी फिर धमासा दो, कुछ भी दो, पटोल दो, रसपाचक दो, कुछ भी दो, है ना, सुच्छेकर दो, अगर वो मानसिक भाव अगर होंगे तो पेशेंट ठीक नहीं होता, किसी का भी ठीक नहीं होता, आपके भी नहीं होते और हमारे भी नहीं होते। तो उस पर भी काम करना हम्म। पड़ता है। हम्म। और आजकल ये बहुत चीजें हैं नहीं, ऐसा। तो ये पीरियड्स के पहले जो होता है सर, उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब वो क्या सोचना चाहिए कि पीरियड्स के पहले जो पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे बहुत नहीं, एक गुस्सा आता कैसा है है, उसको। हाँ। शारीरिक लक्षण जो है, शारीरिक दोष जो है,
उनका क्षय, प्रकोप, दृष्टि ये सब जो है और होने वाली व्याधि जो है वो मानस भाव दिखाते ही है ना। तो जब पित्त बढ़ेगा या फिर वात की उदावर्त गति रहेगी, अच्छा खासा रज प्रवर्तन ढंग से होगा नहीं, हाँ, अनुलोमन ढंग से होगा नहीं, रस धातु ही अच्छा नहीं होगा, तो क्या होगा, मानसिक लक्षण दिखेंगे ही, है ना, बराबर है ना। रस धातु सिर्फ ये नहीं करता, रस धातु के कारणों में क्या है, चिंता भी है ना। भाव पदार्थ, रस धातु ये भाव पदार्थ है, पर उसका कारण जो है दृष्टि का वो अभाव है, चिंता वाला, है ना। तो ये भी कारण रहते हैं ना, तो उल्टा सुल्टा हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए रस पर काम करना ही चाहिए, बहुत देर तक काम करना चाहिए। और हेतु बाद में ठीक होने के बाद हेतु अगर फिर हो रहे तो उनको बोलना चाहिए, हेतु नहीं होने चाहिए। पेशेंट जब हेतु सेवन बार बार कर जाता है तो व्याधि आप पे जैसे हो जाती है। जब तक क्या पाहिजे, जब तक हम ट्रीटमेंट दे रहे तब तक ठीक है ना, ऐसा होता है। हाँ, वो वही है एक्चुअली, वो थोड़ा भी कुछ बाहर का खाती है तो उसको हाँ तकलीफ शुरू हो जाती है। हाँ, इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं आपको हम ठीक कर रहे हैं, ये इसलिए ठीक नहीं कर रहे कि आप अपत्य सेवन करो, ये पहले उनको ध्यान में देना चाहिए। हाँ, मैं आपको इसलिए नहीं ठीक कर रहा हूँ कि आप बाहर चाट खाए, भेल खाए, इसलिए नहीं ठीक कर रहे हैं हम आपको। हाँ, ये पहले उनको दिमाग में बिठाना चाहिए। हाँ, ऐसा है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, बोलो, चलो आगे नेक्स्ट। हेलो, बोलो। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। एक केस डिस्कस करना था। बोलो। एक 48 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है। उनको 4 साल से डायबिटीज की हिस्ट्री है, 3-4 साल से। उन्होंने कुछ माधोबाग से वगैरह भी ट्रीटमेंट ली थी उसके लिए, और अभी कुछ ऐसे ही कुछ पाउडर डायबिटीज के लिए चल रही है उनको। और उनके ख्याल से उनका वैसे शुगर ठीक रहता है, जैसे ग्लूकोमीटर से वगैरह वो देखते हैं तो फास्टिंग 119 तक और पीपी 160 तक वगैरह रहता है। लेकिन अभी वैसे वो बहुत दिनचर्या फॉलो नहीं करते हैं। एक तो उनका वो यूएसए क्लाइंट वगैरह रहता है, तो वो जो ऑफिस वर्क टाइमिंग्स है वो रात में 12, साढ़े 11, 12 बजे तक, फिर उसके बाद सोने के लिए 1, 1:30, 2, और उनको आदत ही हो गई, अभी 1:30, 2 ही बजे नींद आती है। तो सुबह 6:30 बजे उठना और बेटे को बाय करके फिर सो जाना 10 बजे तक, इस टाइप से है। फिर सुबह ब्रेकफास्ट में जो भी है करना, फिर दोपहर में कंपलसरी वो राइस ही खाते हैं, राइस दाल या जो भी है, और रात में 9:30, 10 बजे डिनर रहता है। अभी उनका क्या हुआ, 1 साल से 1 साल पहले कुछ खेलते समय राइट एंकल जॉइंट ट्विस्ट हो गया और उधर फ्रैक्चर हो गया। लेकिन फ्रैक्चर तो ठीक है, लेकिन अभी वहां पे जैसे मसल टियर भी हुआ है और स्पर भी आ गए हैं वहां पे, वहां के जो एंकल जॉइंट का जो बोन है वहां पे स्पर आ गए हैं, और उनको अभी एक जगह मतलब बैठने से या एक जगह खड़ा हो बैठ के उठ जाते तो दर्द नहीं होता है, लेकिन वाइल मूवमेंट यानी चलते वक्त उनको दर्द होता है और लिंपिंग भी होता है, मतलब ऐसे लंगड़ते हुए चलते हैं, विदाउट क्रेप बैंडेज नहीं चल पाते हैं, और दर्द भी होता है काफी। तो और कुछ फुटवेयर चेंज किए, या जैसे चलता ही नहीं, मतलब ऐसे पहनना ही है, क्रेप बैंडेज बांध के। मेन कंप्लेंट अभी उनकी वही है कि, और एलोपैथी डॉक्टर ने जो ऑर्थोपेडिक है उन्होंने कहा है कि वो टीयर में उनका ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा, मसल टीयर जो है, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है कि एंकल जॉइंट सामने की तरफ से है ऐसे। तो अभी वो आयुर्वेदिक के लिए आए हैं, मतलब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए। तो अभी तो मैंने उनको सब समझा दिया है कि आपको यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, एंड अभी वो डायबिटीज के हिसाब से भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनका जैसे उनके हिसाब से वहां पे थोड़ा मसल है, वैसे भी मसल वेस्टिंग भी हो रहा है एंकल जॉइंट के आजू बाजू और उसके ऊपर, एज कंपेयर टू अनदर लेग। तो वो भी एक कंसर्न फैक्टर था। और बाकी जो है तो ये लिंपिंग हो रहा है, पेन है एंकल जॉइंट में, और इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा मेरा ये था। तो अभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए तो मैंने उनको मुरुएन्ना का पीचू वगैरह अभी शुरू में बताया है, लाक्षा गुग्गुड़
एंड थोड़ा सा जैसे बाकी भी सारी दिनचर्या के लिए एडवाइस तो दे ही दिया है। शिरबला का जो मेरे पास कैप्सूल ठीक है। था वो भी दिया है। तो क्या है ये विषय, और ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है लोगों का कि हम दिनचर्या नहीं फॉलो करेंगे, कोई चर्या नहीं फॉलो करेंगे, आहार के नियम नहीं फॉलो करेंगे, सब कुछ नहीं अभी करेंगे, व्यवसाय, और उनका जब व्यवसाय व्याधि वैसे आएगी, 12 बजे तक। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, जब व्याधि आएगी तब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करेंगे। कब करेंगे वो भी एलोपैथी वालों ने बोल दिया कि अभी नहीं कम कर सकते तब करेंगे। तो ऐसे तो रुग्ण पहले त्याज्य ही है, पहली बात। ठीक है। हम कोई भी चिकित्सा ऐसे नहीं कर सकते अगर पेशेंट हेतु सेवन बंद नहीं करेगा तब। हाँ, हेतु सेवन चालू है और हम चिकित्सा कर रहे हैं, ऐसी चिकित्सा ही हमारे शास्त्र में अभिप्रेत है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात है ना, तो होता क्या है, आप जब दिनचर्या फॉलो नहीं करते हो, जागरण आदि चीजें करते हो, ऐसी चीजें करते हो, तो उस समय उनको बहुत सीरियस लगता नहीं ये चीजें। ठीक है। पर इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, आपके धातु जो कुछ है शरीर में, उस धातुओं का बल कम हो रहा है, उस धातुओं की दुष्टि हो रही है। और जब कोई व्याधि आएगा तब क्या होगा, धातु अगर अच्छे नहीं है, बलवान नहीं है, तो व्याधि झट से शरीर में जाता नहीं, व्याधि छोटी रहती है पर बल ही नहीं है शरीर में धातुओं का, तो क्या हो जाता है, छोटी मोटी व्याधि भी बहुत समय तक रहती है ना। तो ये समझना चाहिए उनको, पहली बात। हाँ, और ऐसे नहीं होगा कि वो पत्ते पालन नहीं कर रहा, ट्रीटमेंट आप अभी ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है ना। वो संधि में शूल है, शोथ है, उसमें आरक्ता वर्णता हो तो पिंड तेल जैसा तेल प्रयोग करना है। आघात जो है तो मुरुवेण्णा तेल का प्रयोग करना है। आघात जो है तो वात और शोणित का विचार करना है, लेपन करना है। वात कफ जो हो तो शुंठी निर्गुंडी का प्रयोग करना है। ये सब कर सकते हो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। विषय होता क्या है कि इन्होंने कभी दिनचर्या फॉलो ही नहीं की होती, तो धातुएं अच्छी नहीं होती। ठीक है, ठीक है। तो शरीर का छोटी मोटी बीमारियां झट से जाती नहीं है ना। तो ये पहले। लेकिन अभी हम्म शहर में तो ये प्रोफेशन ये लोगों का ऐसे ही हो गया है, जैसे यूएसए फिर क्लाइंट है या कुछ है तो उनका 12:30-1 बजे तो तक उनका उनके लिए एलोपैथी है साइंस। ठीक है ना। यूरोपियन कंट्रीज के लिए वही है आधुनिक वैद्य शास्त्र, हमारे लिए वो आयुर्वेदिक वाले जो है ना वो। ठीक है ना। पुणे में कई वैद्यों की जो ओपीडी है वो सुबह 7 से सुबह 10 बजे की ओपीडी है। तो 7 से 10 में पेशेंट आते हैं, ऐसे भी है। तो जो सुबह उठेगा वही जाएगा दवाखाने में, ऐसा भी है। तो फिल्टर करो पेशेंट, ऐसा नहीं है कि सभी मैं हम ही करेंगे। ऐसे पेशेंट हम कर ही नहीं सकते कि जो जागरण करते हैं, कभी भी खाना खाओ, कभी भी उठो, कुछ भी करो और आप ठीक करो। क्या करोगे आप, दोष प्रत्यनिक चिकित्सा करोगे, उतने तक व्याधि कम हो जाएगी, फिर आपकी ट्रीटमेंट बंद होगी, फिर व्याधि बढ़ेगी। वो बोलेगा क्या यार, आयुर्वेदिक पास गया, उन्होंने दिया, दवाई दी, ठीक हुआ, वापिस से दवाई आई। बुराई किसकी होगी, शास्त्र की होगी, है ना, वैद्य की होगी। फायदा क्या है, क्या उसका कुछ फायदा ही नहीं है। वो क्या बोलेगा, अरे मैडम की दवाई जब तक है तब तक ही ठीक लगा है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं, आयुर्वेद भी की ली मैंने। ये नहीं बोलेगा कि मैं दिनचर्या नहीं फॉलो करता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, है ना, मैं विरुद्ध आहार लेता हूँ, संकीर्णाशन करता हूँ, अजीर्णाशन करता हूँ, ये कोई नहीं बोलता पेशेंट। वो क्या बोलता है, मैंने ली दवाई और ठीक नहीं हुआ। इसलिए ज्यादातर उनको ये ऐसे ऐसे समझाना, एक तो आप दिनचर्या फॉलो नहीं कर रहे, आपकी ऐसी ऐसी लाइफस्टाइल है, तो जब तक दवाई मेरी है तब तक आपको ठीक लगेगा, क्योंकि मैं दोष प्रत्यनिक कर रहा हूँ, हेतु सेवन आपसे हो नहीं रहे हैं। तो जितने जो बड़े हैं दोष वो मैं कम कर रहा हूँ, है ना, जो कम है उसको बढ़ा रहा हूँ। तो जब तक दवाई है तब तक आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसे क्लियर कट बोलना फिर उनको, पहली बात। हाँ, है ये सर पहली इसमें बात। सर पत्र पोटली वगैरह इसका अच्छा रोल रहेगा ना, पत्र हाँ रहता पोटली, ही है, पर बोला ना मैंने, इस क्योंकि पेशेंट के धातु हाँ ही नहीं खराब वो तो रहते हैं। सब मैंने हाँ वो सब मैंने लिख के भी लिया है उनसे, हम्म कंसर्न भी ले ली है, वो हम्म सब लिख के दिया भी है कि आपको हम्म दिनचर्या कैसे फॉलो करनी है, खाने पीने का क्या करना है, चावल बिल्कुल बंद करना है, नमक और बिल्कुल उनको बंद करना बोलना, है ये जो शुक्रवार। चीजें हम जो परहेज बोलते हैं, ये बंद करने बोलते हैं, इस प्रकार से सेवन करने बोलते हैं, ये सिर्फ पेट के लिए नहीं है। उनको क्या इत्यादि। लगता है कि हजम होने के लिए, पेट साफ होने के लिए ये सब परहेज रहते हैं, ऐसे नहीं है उनको बोलना। ये परहेज आप ये करोगे, पथ्य पालन करोगे, तो आपके शरीर के सभी धातुओं पे अच्छी होती है ना। कोई व्याधि अगर भविष्य में आ ही गई तो आपके धातुओं का बल अच्छा रहता है, तो दोष समूर्छना नहीं होती, आपको व्याधि नहीं होता। ठीक है ना। तो इसके लिए ये पथ्य पालन है, पथ्य पालन का महत्व ज्यादा है, हाँ, दवाइयों से भी। ये उनको समझाना चाहिए, क्योंकि आधुनिक वैदिक शास्त्र ने दवाइयों का महत्व ज्यादा है पथ्य से, ये बहुत अच्छी तरह से समझाया है कई 20 सालों में।
ठीक है ना। हाँ तो कई ये हाँ 20-25 सालों में आधुनिक वैदिक शास्त्र ने ये बहुत अच्छे तरह के समझा है कि दवाइयाँ ये बहुत मेन फैक्टर है ठीक होने के लिए। हाँ, और हमारा नजरिया अलग है ना। हमें पथ्य को महत्व हाँ देते हैं, तो हमें भी काम वैसे उस प्रकार से करना पड़ेगा और उस प्रकार से हाँ सोसाइटी को एजुकेट करना पड़ेगा। हाँ, रही बात प्रमेय की, तो आपको मालूम है कि प्रमेय अभी एक केस निकली इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रमेय जो है वो खून की शर्करा दिखाने, डायबिटीज जो है वो खून की शर्करा कितनी है, हाँ हाँ इसकी व्याधि है, बराबर है ना। हाँ, हाँ और खून की शर्करा और पेशाब में जो शर्करा है, माधुर्यत्व है, जो मूत्र में माधुर्यत्व है, ये दिखाने वाला डायबिटीज है। पर हमारे प्रमेय में इस प्रकार के माधुर्यत्व का विचार है ही नहीं, खून के माधुर्यत्व का विचार थोड़ा भी नहीं है, बराबर है ना। हाँ तो मूत्र में माधुर्यत्व है, ये एक इक्षुमेह, शीतमेह और अपना मधुमेह, हाँ इन तीनों में क्या है, मूत्र में माधुर्य आता है। बाकी के जो 17 प्रकार होते हैं प्रमेय के, वो तो मूत्र के रंग के हिसाब से होते हैं। हम्म, ठीक है, तो कंपैरिजन हाँ करना है तो इनमें से थोड़ा बहुत कंपैरिजन आप कर सकते हो, डायबिटीज का और प्रमेय का, बाकी कुछ कंपैरिजन होता ही नहीं। हम्म हाँ और उनको ठीक है बोलना अगर फैमिली में इस प्रकार की हिस्ट्री है और आप इस प्रकार से कर रहे हो कुछ सब चीजें, तो व्यवहार में आपका पूरा जनरेशन जो है प्रमेय हो अनुषंगी नाम श्रेष्ठः, कि हेरिडिटरी बीमारियों में प्रमेय श्रेष्ठ बीमारी है ना। तो वो जनरेशन टू जनरेशन चला जाएगा, हर एक को डायबिटीज होगा, हर एक को इस प्रकार से व्याधि होगी, और आप पूरा जनरेशन खराब कर रहे हो आप दिनचर्या फॉलो न करके, है ना, ऐसा बोलना पेशेंट को। हम्म सर लेकिन यहाँ पे जो ये है प्रमेह एक कारण हो सकता है ना, अभी ये इतना 1 साल से हाँ, उसका टीयर जो हुआ है वो धातु शैथिल्य रहता है ना, तो टीयर पड़ धातु जाता है जब। शैथिल्य तो है नहीं, वो हाँ। तो दिखाई देता है, ऐसे हम्म फिजिक्स में भी दिखाई देता है हम्म धातु शैथिल्य। मांस धातु एकदम ऐसा हाँ, ये है। बहुत ही धातु शैथिल्य रहता है फिर। हम्म हम्म तो इसमें सर ये माधुतैलिक बस्ती वगैरह इसका हमें या नहीं, पंचतीर्थीय उनका बस्ती। इनको क्या करना रहता है कि प्रमेय में जिस प्रकार से लोहकल्प का प्रयोग है, हाँ शिलाजित तो अभी हम्म मिलता नहीं अच्छा, पर शिलाजित का प्रयोग है, हाँ या फिर आंवला, हम्म हरिद्रा, इस प्रकार के प्रयोग करके उनका ये करना। कल्प वृक्ष भी होना चाहिए, क्लेद न बढ़ाने वाला भी होना चाहिए, और धातुओं को ब्रूहण भी करने वाला होना चाहिए। उस कल्प में उनको स्थैर्यता। हाँ बहुमूत्रता एक उन्होंने लक्षण बताया है। हाँ, तो क्लेद रात्रि ज्यादा में है दो ना, तीन बार इसलिए होता जाना है वो। पड़ता। हम्म हाँ और ऐसे वैसे बहुत स्थूल नहीं है, ठीक है फिजिक, हम्म लेकिन ऐसे ये नहीं है, मतलब शैथिल्य है, दिखता लो है बस में माउस चालू कर दो शैथिल्य। उनको, ठीक है, या फिर लोहा सब चालू कर दो, अयस्कृति मिलती है, अयस्कृति चालू कर सकते हो आप, ठीक है। अ, हाँ आंवला चूर्ण और हरिद्रा इस प्रकार वसंत से मिश्रण कुसुमाकर, ये चालू कर, वसंत कुसुमाकर का कैसे रोल रहेगा। वो बाद में कर सकते हो, पहले शास्त्र में जो बताया है, वाग्भटाचार्य ने वसंत कुसुमाकर नहीं बताया, न चरक ने बताया, तो उन्होंने पहले जो बृहत्तराई जो बताते हैं वो पहले प्रयोग करना है, क्योंकि हम अब तो वेस्टर्न फॉलो करते हैं, है ना। हम्म हाँ, तो पहले आप तो जो हम्म बोलते हैं वो करो, फिर आप तो का सुनकर भी कुछ नहीं हो रहा है तो बाद में दूसरों का सुनो, है ना, ठीक है ना। हाँ हाँ, हाँ हाँ तो प्रमेय में जो जो दवाइयाँ है, वातज प्रमेय में तो उन्होंने क्या बोला है, जो कफज प्रमेय की दवाइयाँ हैं, जो पित्तज प्रमेय की दवाइयाँ हैं, उनसे सिद्ध घृत बनाओ और वो वातज प्रमेय की दो। मतलब क्या, लोद्र है, हरिद्रा है, मुस्ता है, दारवी है, हाँ विडंग है, खदीर है, ये सब जो दवाइयाँ हैं, दारवी होगी, वचा है ना, इन सभी का क्वाद बनाओ, इससे घृत सिद्ध करो और वो घृत दे दो वातज प्रमेय को। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, जो खराब क्लेद है, खराब क्लेद दुष्ट क्लेद दृष्टि जो है वो कम होती जाएगी, पर इतनी नहीं कम होगी कि वात प्रकोप होगा, क्योंकि सिद्ध घृत दे रहे हैं हम, है ना। तो धातुओं का भी परिपोषण अच्छा होता है, और ये द्रव्य जो है इनसे क्या हो जाता है, कफ दुष्टि, क्लेद दुष्टि ये भी कम हो जाती है, शैथिल्य चला जाता है, और प्रमेय का रुग्ण ठीक होने लगता है ना। हाँ, तो इस प्रकार से करो। हाँ, कोई भी द्रव्य लो, दारवी लो, देवदार लो, त्रिफला लो, मुस्ता लो, इनका क्वाद बनाकर उसका गुरुत्व कर दो, है ना, और वो दे दो उनको। हम्म, ऐसे करो। हाँ पर पहले ठीक क्वाथ ही है दे दो, जब मूत्र प्रवर्तन कम होने लगेगा ना, ज्यादा, हम्म, तब फिर सिद्ध घृत देना। हम्म अच्छा प्लेग कम होने के बाद। हाँ, अभी सिर्फ क्वाथ दे दो, कौन सा दारवी, देवदार व्यूदार का
त्रिफला मुस्ता हाँ वचा बिचा डालकर क्या करो, क्वाथ करो और दे दो। फिर वो ये होने लगेगा, क्या होने लगेगा, क्लेद कम हो जाएगा। क्लेद कम होने के बाद धातु का बल भी बढ़ेगा, शैथिल्य कम हो जाएगा और ये सब बाकी की चीजें ठीक होने लगेगी धीरे धीरे, है ना, हम्म, ऐसा हाँ है। सर। नहीं, मैंने ये सोचा था कि पंचतिक्त क्षीर बस्ती भी दे दे बाद में, जैसे 8-10 दिन के हाँ बाद वगैरह। पर अभी नहीं देना प्रमेय में बस्ती बिस्ती, हाँ अभी अभी ऐसे ही कल्प देना, जो बोले हैं, दस ठीक है। 12 दिन के बाद चालू करेंगे फिर। क्लेद कम होने दो, फिर क्लेद कम, हाँ आम फिर पास, सब हाँ कुछ करो। हाँ ठीक है, थैंक यू। कुश्ती में प्रमेय में पहले बस्ती की जल्दबाजी नहीं करनी, जिसमें क्लेद बाहुल्य उसमें, इसमें देखो शास्त्रकार क्या बोलते हैं, बस्ती बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, तो हम नहीं बोलने, हमें नहीं बोलना। समझ में बात आ रही है, ठीक है ना। शास्त्रकार क्या बोलते हैं, कुष्ठ में बस्ती दी है क्या, एक आधी बस्ती आई है ना। तो जैसे शास्त्रकार बोलते हैं और जैसे वो विचार करते हैं ना, उसी तरह से विचार करना, मेरा मानना ये है ना। उसके बाद जो कुछ है आपका युक्ति प्रमाण, पर जो नहीं बोला है वो नहीं करना, ऐसा मुझे मेरा मानना है ना। प्रमेय में बोल रहे अगर वो बोल रहे कि ये 4 है, उसका क्वाथ करा कर पी लो, हाँ उसमें शहद डालकर पियो या फिर अमृता का स्वरस करके पियो, किंवा आंवला का स्वरस करके पियो, तो हमें भी वही देना चाहिए, बराबर है। कपच प्रमेय हो तो लोद्र बिद्र हिरड़ा वचा विडंग बिडंग क्वाथ करके दे दो, उसमें शहद डाल के दे दो, तो हमें भी वही देना चाहिए, मेरा मानना है, बराबर है ना। हाँ उससे भी नहीं कुछ हुआ, हो रहा है कुछ ऐसा हो रहा है तो अलग विचार करो, पर पहले ये होना चाहिए विचार, क्योंकि हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं आचार्यों को, इसीलिए, है ना। ऐसे हाँ, और व्यायाम होना चाहिए पहली बात, हाँ वो सब कहा है मैंने। व्यायाम होना चाहिए। क्लेद कैसे होगा, है ना। उनके लिए तो प्रमेय के लिए तो इतना छोटा मोटा थोड़ी व्यायाम बोला है ना। इतने इतने चलना है, 400 कोस चलना है हाँ, ना। लेकिन अभी वो पैर को लगा है तो चल भी नहीं चल नहीं सकते सकते, ज्यादा। तो यही तो प्रॉब्लम वही होता है इनको, जब ये अपत्य करते हैं तो वो बहुत कैजुअल लेते हैं ये लोग, ठीक है ना। हाँ वो तो है, हाँ हाँ उनको कहता है उसमें क्या होता है, मैं रात को 2 बजे सोता हूँ, उसमें क्या होता है, हाँ। तो ये अभी इनको वो बोलना है आदत उसमें ही ये हो होता गई है है, बोलना। अभी बराबर है ना? आदत ही हो गई बोल रहे हैं, अभी नींद नहीं हाँ आती। उनको बहुत, उनको लगता है कि मैं कुछ अलग ही ग्रह का हूँ, मुझे क्या होगा, है ना, तो तो ये सर होता है ये बोलना। ऐसे लोगों में नींद आने के लिए क्या उनको सिर्फ पादाभ्यंग वगैरह ऐसे ही बताना है, या और कोई हाँ ड्रग्स भी तो, देखो जटामांस की वजह? वही वही बोल रहा हूँ ना, ये पेशेंट कौन से है, ये अव्यायाम के पेशेंट है। ये पेशेंट कौन से है, नहीं, सर्प पूरा ही संतर्पणजन्य है। दिनचर्या ही इरेगुलर है सर, हाँ तो पूरा वही ना, दिनचर्या। देखो पेशेंट ने, प्रमेय के पेशेंट ने अगर उसने चलना चालू कर दिया इतना, हाँ हाँ व्यायाम चालू कर दिया, तो इतना श्रम ये हो जाता है कि नींद ऐसे ही आती है इंसान को, है ना। तो कुछ ब्रूहण कल्प देकर इनकी नींद नहीं बढ़ने वाली, और क्लेद ही बढ़ने वाला है, और कफ ही बढ़ने वाला है ना, ऐसा है। तो शरीर को नहीं, थकान मैंने महसूस होनी चाहिए। जटामांसी फांट दिया है ताकि थोड़ा सा सिम्टोमेटिक मिलेगा अब, रिजल्ट, हाँ हाँ, थोड़ा सिम्टोमेटिक तो मिलेगा। जैसे, हम्म हाँ थोड़ा शुरू में तो थोड़ा सा देना ही पड़ता है ना सर, पुशअप हम्म करने के लिए पेशेंट को, जैसे और थोड़ा 7 दिन के बाद फिर व्यायाम थोड़ा, करने के लिए क्या ऐसे ही नहीं हाँ है कि आपको ये हो रहा है तो आप बाहर नहीं चल सकते, तो बेड पर सोकर हाँ, साइकिलिंग वो कर सकते हो। चेयर चेयर सूर्य नमस्कार हाँ वगैरह ऐसे सब करना, बताया पर है। कितना हाँ अपेक्षित सब है बताया। व्यायाम, ये देखो कि व्यायाम कितना अपेक्षित है कि पसीना आना चाहिए, है ना। हाँ कुएं बनाने के लिए बोला है, इसका मतलब कुआं बनाना क्या छोटी चीज है क्या, नहीं है। एक नहीं, गड्ढा खोदा तो भी पसीने से लथपथ होता है आदमी, है ना। तो हाँ इतना व्यायाम इतना एक्सट्रीम अपेक्षित है, हाँ तभी क्लेद की दृष्टि दूर हो जाएगी, धातु शैथिल्य दूर हो जाएगा, स्थैर्य कर भाव आ जाएंगे, विभक्त घनगात्रत्व आ जाएगा। कब आएगा, इतना व्यायाम अपेक्षित है, पर एकदम नहीं नहीं, करना, और लेकिन धीरे सर धीरे बढ़ाकर इतना व्यायाम करना है। बोलो। इतना व्यायाम तो जो स्थूल व्यक्ति है और प्रमेयी है उनके लिए है ना, अभी ये तो इतना हम्म स्थूल नहीं है, तो नहीं थोड़ा स्थूल सा नहीं है, पर जैसे धातु पसीना, शैथिल्य है ना, तो धातु शैथिल्य किससे करेंगे हम दूर, हाँ धातु शैथिल्यता इससे हाँ करेंगे, व्यायाम से करेंगे, नहीं तो उद्वर्तन से करेंगे। अब उद्वर्तन कौन घिसेगा उसके शरीर पर इतना, है ना, कई चीजें इम्प्रैक्टिकल भी रहती है, बराबर है ना। और किससे बढ़ेगा, तो लोह कल्प है, लोध्रासव है, अयस्कृति है, ये सब चीजें है, इनसे करना है। आंवला चूर्ण है, हाँ ये सब है जो उनके उनसे करना। ठीक है। कषाय रस जो है वो हम्म, पृथ्वी महाभूत भी उसमें है कषाय रस में, ठीक है ना। तो पृथ्वी महाभूत है जो है वो स्थैर्यकर है, हाँ
और उसका जो आकाशीय तत्व है कषाय रस में जो है तो वो जो है वो क्लेद शोषण कर देता है बाकी का महाभूत। हाँ, और पृथ्वी महाभूत स्थैर्य का काम करता है, इसलिए त्रिफला आया है। ठीक है ना, ऐसा है। ऐसे आगे तो इसलिए आयुर्वेद जो है वो पैथी टाइप नहीं है, वो शास्त्र है। आपको दिनचर्या फॉलो करना, ऋतुचर्या, एटलीस्ट मिनिमम चीजें जो है वो तो करो। आजकल भाजी सब्जियां अच्छी नहीं मिलती, ये सब ये छोड़ दो ना। आपको खाना कब है, भूख लगने के बाद खाना है, ये तो फॉलो कर सकते हो। पानी कितना पीना है ये फॉलो कर सकते हो। सोना कब है ये फॉलो कर सकते हो। तो जितने कर सकते हो उतना तो फॉलो करो, है ना। ऐसे रोगों को बोलना, और इसके बाद अगर व्याधि होगी तो हम है। आप पूरा जिंदगी भर चर्या नहीं फॉलो करोगे और व्याधि होने के बाद आधुनिक वैद्य शास्त्र के बाद जाकर वो बोलेगा अभी नहीं हमारे से ठीक है, फिर आओगे और हमारी तारीफ करोगे, ऐसे नहीं होगा, है ना। फायदा नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं। आप सिम्टोमेटिक दोष प्रतिनिक तो करोगे ही ना चिकित्सा, बराबर है ना। वो तो चालू ही। हाँ, पित्त के लक्षण दिखेंगे, आप पित्त की चिकित्सा करोगे। वात के दिखेंगे, आप वात के कितने करोगे दोष प्रतिनिक चिकित्सा, बराबर है ना। वापिस ऋतु बदलने वाला है, वो पथ्य सेवन तो कर नहीं रहा है, तो क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होता, आउटपुट कुछ निकलता नहीं, वो याप्पे व्याधि जैसा लगता है फिर, है ना, मेंटेनेबल। ऐसा है। तो उनको बोलना हेतु सेवन ऐसे चालू है, और अगर ये है और हेतु सेवन नहीं बंद हो गए, जब तक दवाई चालू है तब तक ठीक है सब कुछ, है ना। ऐसा है। सर आघात जब ये इस टाइप से रहती है हिस्ट्री, तो इसमें सर वात रक्त का ही हमें वात और रक्त का विचार करना है। तो इसमें जलोकावचरण का भी अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। तुलाधिक्य अगर हो उस प्रकार से हो तो हाँ जलोकावचरण कर सकते हैं ना। वो भी एक प्लान किया था। क्या करना कि एक दिन में जलोकावचरण करना, फिर दूसरे 2 दिन में, तीसरे दिन में, चौथे दिन में वात रक्त के जो द्रव्य ये है, तेल है, हाँ, बला तेल है, चंदन बला तेल है, हाँ, या फिर पिंड तेल है, इस प्रकार इस तेलों से अभ्यंग करना, ताकि वह धातु क्षयजन्य वात प्रकोप ना हो। हाँ, ठीक है ना। और फिर पीचू मैंने मुरुयन्ना का पीचू दिया उनको घर में ही करने के लिए। तो इस प्रकार से करो। अभी धातु शैथिल्यता है ना, तो इसीलिए क्या होता है, रिजल्ट नहीं झट से मिलते जो अपेक्षित है वो। ऐसा वो तो है, इतना जल्दी तो नहीं मिलने वाले। शैथिल्य है पूरा। किसी को पूछना नहीं है तो और एक पूछूं क्या मैं? पूछो। एक पूछो, बाद में मैं पूछती हूँ। नहीं पूछिए आप। पूछो। हाँ, दूसरे पूछो। हाँ सर, पिछली बार मैंने बोला था एक पेशेंट है 15 इयर्स के है। पहले उसको बर्निंग था यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन में, नहीं तो चेस्ट में रात को होता था, और अभी कम है वो, लेकिन अभी वो स्वयं थुमकी आती है बार बार उसमें, उसके मुंह में, कभी कभी सर्दी भी रहती है, तो ये राइनाइटिस भी है और ये भी है। तो उसका हेतु थोड़ा दिवास्वाप है, और बाकी पानी वगैरह तो ठीक है, ज्यादा तो नहीं लेती है। खाने में भी 2 ही टाइमिंग है, 11 बजे और रात को 7 बजे, नहीं तो 8 बजे लेती है। बीच में खाली चाय रहता है, सुबह उठने के बाद एक बार, और 4 बजे एक बार, ऐसा। तो हेतु ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे, और तीखा थोड़ा भी खाया तो बर्निंग वगैरह होता है। अभी पहले होता था, अभी तो कम है। तो कैसा उपचार करना है? अभी क्या है फिर तकलीफ? अभी वही तो थुमकी आ रही है बार बार, और बाकी वो सर्दी भी है साथ में, तो सर्दी के लिए थोड़े उष्ण वगैरह लिया, कुछ दवा। कितने उम्र का है वो? 59 इयर्स, फीमेल है। बल अच्छा है क्या शरीर का? हाँ, बल अच्छा है। तो अभी वसंत ऋतु है, तो अभी आएगा ही ना, तो अभी उसको वमन दे दो, बल अच्छा है तो। नहीं दे सकते क्या? अगर नहीं दे सकते तो फिर क्या करो, आमाशय का पाचन करना। आमाशय जो है कफस्थान है, स्ठीवन आ रहा है, बराबर है ना। तो तिक तरह से जो है उसका उससे पाचन कर दो, सिर्फ या फिर रसपाचक वटी दे दो। तो वो स्टीवन जाएगा, है ना। हाँ, स्टीवन बार बार, यानी अभी 1-2-4 दिन में तो इतना आ रहा है कि रात को उठते ही उसको हाँ, बार बार तो कफ बाहर निकल रहा है, या फिर उसको बोलो सुबह जो है
क्या करना, थोड़ा नमक का पानी लेना, पीना और उल्टी निकालना घर में, बाथरूम में, और एक बार निकाल कर देखो क्या निकलता है, कफ निकलता है कि क्या निकलता है, वो देखो, आमाशय का शोधन हो जाएगा, है ना। पित्त का विचार करना है या कफ का दोनों ही आते हैं? हाँ, नहीं अभी उल्टी स्टीवन आ रहा है ना, कफ ऑलरेडी हाँ निकल हाँ। रहा है ऊपर के मार्ग से, है ना। दोष क्या ऐसे नहीं रहते शरीर में, बड़े हैं हम शरीर में ही रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको, ऐसा नहीं होगा, वो नजदीक के मार्ग से निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है। नहीं उत्क्लेशित यानी दोषावस्था। सर्दी भी होती है और हाँ यानी पित्त दोष हाँ, कभी वही बोल रहा होता हूँ था, मैं अभी तो नहीं है। हाँ वही हो रहा हूँ मैं, इसको क्या करना है, उसको सुबह बोलो, उसको इस प्रकार से उल्टी निकालने के लिए बोलो, फिर क्या होता है देखो, ठीक ही लगा तो बोलना ठीक है फिर। तो कितना पानी लेने को बोलना है? आधा ग्लास, 1 ग्लास नमक डाल के ले लो पानी। और वो बाहर निकालना है ये या हाँ, देखना है? पानी पीना है और उंगली डालना है मुंह में हाँ हाँ और उल्टी निकालनी है ना। तो अभी ये वसंत ऋतु है तो पूरा जो कोष्ठ में जमा हुआ कफ जो है वो निकल जाएगा। फिर चैत्र में और एक बार करो, चैत्र में तो ज्यादा रहेगा ना। तो चैत्र में एक बार और करो ऐसा। और और सीधा बाकी वमन दवा अगर के कर रूप में सकते क्या हो तो देना है बहुत ही अभी? अच्छी बात है। दवा दवा के रूप के में क्या देना है? दवा के रूप में पाचन देना है। अभी उसको उदर दाह भी था ना, तो इसलिए तिक्त रस दे दो, रस पाचक ही दे दो। हाँ हाँ, दाह अभी कम है, हाँ, लेकिन खाली वो स्टीवन में ही चालू है। पाचन ही दे तो दो। जैसे हाँ इसको जैसे बोलो अभी आदत देखो। है तो हाँ ठीक है। हाँ अभी वसंत ऋतु है, हाँ, और दोपहर में बहुत हीट लगती है, बहुत गर्मी रहती है, सूर्य संताप ज्यादा रहता है, बराबर। और इसमें लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम विस्क्रीम खाते हैं। तो बोलना कि ऐसे नहीं खाना है रात, ये जो गर्मी है वसंत ऋतु की और अक्टूबर हीट की, दोनों में फर्क है ना। वो बोलते कभी कभी जनवरी में आइसक्रीम खाता हूँ कभी तकलीफ नहीं होती, अक्टूबर में भी खाया था और नहीं, और बोला अक्टूबर के अलग है ना। ये अलग है, मार्गशीर्ष महीना अलग है, और ये हमारा जो अभी का है जो वो अलग है। तो वसंत ऋतु में अगर ऐसा किया तो और कफ प्रकोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से है। यानी सर्दी यानी स्टीवन दोनों ही कम हो जाएगा, यानी कफ वो हाँ जो नाक आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। हाँ, कफ ही आ रहा है ना, तो कफ हाँ कफ कफ। कफ का स्थान क्या है, उद्भव स्थान क्या है, आमाशय है, तो आमाशय का ही शोधन होना चाहिए, चिकित्सा आमाशय की होनी चाहिए। और बाकी बाद में लक्षण देख कर देखो क्या। सर यहाँ पे दीपन देने की अग्निमान दे ऐसा नहीं सोच सकते हैं? वही वो केस अग्निवर्धक डिटेल कुछ चाहिए, अगर वो उनको दाह पाचन सिर्फ विदाह पाचन ही नहीं, उसका पहले विदाह था ना, पूर्व विदाह और ये सब लक्षण थे ना। ओके। तो इसलिए बोल रहा हूँ, वो केस डिटेल ले लो और उस प्रकार से करो। आमाशय की चिकित्सा क्या है, लंघन है ना, तिक्त रस है और वमन है ना। तो इसमें से करो। रात को अति अम्बुपान पीना। देखो हम वैद्य है, हमारे जो वर्ड है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और प्रिसाइज होने चाहिए। पेशेंट बोलेगा मैं पानी कितना पीऊं, तो बोलना जब प्यास लगती है तभी पानी पीना, वो भी कम पीना। हाँ, ये प्रिसाइजिंगली बोलना चाहिए। कई वैद्य भी सोशल मीडिया पर ऐसे बोलते कि पानी ज़्यादा पियो फिर साफ हो जाएगा, ये होगा, ये एटलीस्ट बीएमएस लोगों ने नहीं बोलना चाहिए। पानी जो है आयुर्वेद शास्त्र में कम ही पीने बोला है, और जिनको पानी पीना है उनको भी कम पीने बोला है, ठीक है ना। क्योंकि पानी के जो गुण है वो अग्नि के विपरीत गुण है। जल महाभूत जो है वो अग्नि के विपरीत है, तो पानी जो है वो अग्निमांदी ही करेगा। तो इसीलिए पानी की जो मात्रा है बच्चों में, बूढ़े में, किसमें भी ही कम ही होनी चाहिए, जो कि आधुनिक वैद्य शास्त्र इससे बराबर उल्टा बोलता है, और बहुत से बीएमएस लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, तो सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। हाँ, तो पेशेंट जब अम्ल पित्त का, कफज छर्दी का, ऊपर से उत्क्रेशित कफदोष, ऐसे जो प्रतिशाय जैसे व्याधियों में तो पानी पीना नहीं है, ऐसा स्ट्रिक्टली नियम है, ठीक है ना। तो पानी थोड़ा पीता है पेशेंट, इतना कुछ नहीं पीता, ये नहीं होना चाहिए, बोलना है नहीं पीना चाहिए आपको पानी। पेशेंट बोलेगा अरे मुझे फिर प्यास लगती है, जब प्यास लगेगी तब क्वथित जल जो है, बॉइल्ड किया हुआ ठंडा पानी जो है वही पीना है, वो भी 2 घूंट कम ही पीने हैं, ठीक है ना। प्रतिशाय, कंठ रोग, नेत्र रोग, ऊर्ध्वजत्रगुत रोग, इनमें जो है क्या करना है, पानी पीने नहीं बोला है।
ये स्ट्रिक्टली सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत का प्रैक्टिस में फॉलो करना चाहिए। प्रैक्टिस जो अलग बड़े लोग वैद्य करते हैं कुछ अलग नहीं करते, पर ये छोटे मोटे सिद्धांतों का वो भली भांति अच्छे अच्छे प्रकार से प्रयोग करते हैं प्रैक्टिस में, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, है ना। तो प्रतिशय का पेशेंट है, स्टीवन है, पानी पीना नहीं है, स्ट्रिक्टली बोलना है उनको, है ना। पहले से ही कफ आ रहा है ऊपर से, नाक से, मुंह से, और पानी पिएगा तो कहाँ से क्या होगा, है ना। तो जो पीना है वो गर्म पीना है, पहली बात। क्यों? क्योंकि पानी में अग्नि संस्कार जाएगा, अग्नि महाभूत हम कर रहे हैं, तो उतना वो अग्नि के विपरीत नहीं होगा, फिर भी वो भी कम पीना है, ये पहले बात ध्यान रखना है। सुबह में उठकर चलना, सुबह वॉकिंग करना, ये सब प्रतिशय का कारण है। चिंता, ये सब प्रतिशय का कारण है। सोते समय जाड़ा तकिया लेना, कम तकिया लेना, असम शैया पर सोना, ये भी प्रतिशय का कारण है। अश्रुवेग धारण से लेकर कई चीजें जो है वो प्रतिशय के कारण है, वो माधव निदान में देखो। तो उस प्रकार से कुछ हेतु देख रहे हैं क्या, वो भी देखो और उस प्रकार से चिकित्सा करो। चिंता कभी लेने कभी वाले, हाँ मुखशुष्कता भी बोलो। है, मुखशुष्कता भी है, यानी वो स्टीवन आता है लेकिन कभी कभी मुखशुष्क पूरा सूख जाता है, ऐसा बार बार थूकने ऐसा भी होता है, तो वो क्या, उसका विचार कैसा करेंगे? मुख शुष्कता या फिर तृष्णा, ये लक्षण क्या है? पित्त के रुक्ष, वात के रुक्ष और पित्त के तीक्ष्ण उष्ण गुण के हैं, है ना। तो केस डिटेल होनी चाहिए, उस समय वो क्या कर रहा है, उस दिन में उसने क्या किया, है ना। एग्जैक्टली हेतु क्या हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा हमें, बराबर है ना। 4-5 पहले था, अभी है शुष्कता, हाँ, लेकिन बहुत शुष्कता थी। ऐसे। और हो गए प्रश्न? और किसी के बचे? एक का हाथ ऊपर है, बोलो। एक प्रश्न लेंगे और रुकेंगे। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ नमस्ते। हाँ बोलो, बोला। हाँ 36 ईयर मेल पेशंट है। हाँ डायग्नोसिस लेके मेरे पास आया है गॉल स्टोन का। हाँ हिस्ट्री ली, तब के हिस्ट्री में क्या है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक 9th टिप पे पेन है उसको। हाँ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में राइट पेन है। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन है उसको। हाँ हाँ और मल कभी साफ होता है कभी होता नहीं, ऐसा है। हाँ हाँ और हेतु में क्या है, वो अत्यधिक मांस सेवन करता है। हाँ और मच्छी भी ज्यादा खाता है, रोज एक आमलेट खाता है, हम्म लिवा शॉप भी है, हम्म और बैंक में काम करता है। ठीक है। इतना ही उसका सिम्टम है, बाकी कुछ नहीं। हाँ तो हो गया ना। हाँ सर। अब देखो मजे की बात क्या है, देखो कि गॉल स्टोन का डायग्नोसिस आया तो हमारा निदान पित्ताश्मरी नहीं होना चाहिए, पहली बात। हाँ क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो पित्ताशय हम बोलते हैं, तो आयुर्वेद में गॉल ब्लैडर को पित्ताशय नहीं बोलते, यहाँ से शुरुआत है, ठीक है। हाँ तो वो चीज ही गई, चला गई। हाँ तो पित्ताश्मरी अगर हमने बोल दिया तो गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं होता, इसका मतलब पहली बात। वो ऐसे क्या कर दिया है, ट्रांसलेशन कर दिया है, पर ऐसा वो होता नहीं। हाँ तो हमें क्या देखना है कि गुरु गुण प्रधान सब कुछ हेतु है। हाँ और इससे वात की अनुलोम गति में कुछ दिक्कतें आ रही है, तो आपको जो गुरु गुण के हेतु है वो पहले बंद करने चाहिए। अब इनके हेतु क्या है? गुरु गुण है ना, स्निग्ध गुण और उष्ण गुण, है ना, उष्ण गुण, तीक्ष्ण गुण, इस प्रकार से हेतु है। हाँ इससे क्या होता है, आम निर्मिति होती है, बराबर है ना। हाँ इस गुण के कारण क्या होता है, आम निर्मिति होती है, अग्निमांद्य होते हैं, ये सब हेतु अर्श की संप्राप्ति निर्माण करने वाले होते हैं, है ना। हाँ सर। हाँ तो इनमें क्या करना है, पहले हेतु सेवन बंद करने हैं और उदावर्ती की ट्रीटमेंट चालू करनी है। अभी हमको क्या दिख रहा है, पेट में दर्द है, बराबर है ना। हमको थोड़ी दिख रहा है गॉल ब्लैडर है, बराबर है ना। गॉल ब्लैडर में स्टोन है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो हमें वो देखना ही नहीं है निदान। हमें क्या करना है, उदर शूल नष्ट करना है। अब उदर शूल उदावर्त नष्ट करने के लिए जो जो कल्प है, हाँ उसका प्रयोग करना है। पर अभी वो तीखा बिखा सब कुछ खा रहा है, उसके अनुसार जो है उसको रेचन करने वाला कोई घृत जो है, या फिर पहले घृत मत सेवन करने बोलो, पहले उसका अनुलोमन करो। ठीक है, पहले ये सेवन बंद करना बोलना, गुरु बिरु सब कुछ। और उनको अनुलोमन करो, हिंगवाष्टक चूर्ण जैसा चूर्ण है, या फिर पहले त्रिफला चूर्ण 3-4 दिन देकर देखना, इस प्रकार से करो पहले काम। ब्लैडर का स्टोन मत देखो, आप क्या देखो कि उसका अनुलोमन होता है क्या, ये पहले देखो बस।
ठीक है सर, ठीक है। दूसरी बात, तीसरा विचार ऐसा है कि मूत्राशमरी की जो चिकित्सा है, ये चिकित्सा जो है अश्मरी भेदन चिकित्सा है। तो अश्मरी भेदन चिकित्सा शरीर में जो जहां जहां अश्मरी की संप्राप्ति है वहां सभी को जा सकती है। ठीक है। हाँ सर। तो ये एक विचार करके बाद में उस प्रकार से कल्प दे सकते हो, पर जब तक वो पित्ताश्मरी जो है वो ब्लॉक नहीं होता, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता, तब तक क्या है, कुछ टेंशन नहीं रहता। तो अभी पहले उदावरतनाशक चिकित्सा करो और ये सब करो। बाद में कटुक के अंदर घृत करके मिलता है, वो कटुक की सिद्ध घृत जो है उसका पान देना, तो पेट भी साफ हो जाता है, दाह विदाह इस प्रकार के लक्षण भी चले जाते हैं और ये सब कुछ चला जाता है। ठीक है सर, ओके। चलो रुकेंगे। धन्यवाद।